हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास को कंटिन्यू क्लास करने वाले हैं हम प्रीवियस क्लास में, जहां डिस्कस कर रहे थे मॉडल सेट नंबर 1 के क्वेश्चंस को। ग्रुप ए के सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों ने देख लिए हैं, कैसे क्वेश्चंस थे और उन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हमें कितने वर्ड्स में करना है या किस तरह से करना है, ये सारी बातें हम लोगों ने देखी थी। ग्रुप बी के क्वेश्चंस हमें अब डिस्कस करने हैं। ग्रुप बी का एक क्वेश्चन जो था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8, यस क्वेश्चन नंबर 8, उन वहाँ पे जहाँ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन के बारे में पूछा जा रहा था, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है हमारे प्रीवियस क्लास में। सो ग्रुप बी के क्वेश्चन नंबर 9 से आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है एंड उसका आंसर हमने कैसे करना है। ग्रुप बी में क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन डेविएशन, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड आउट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, क्वेश्चन 2 पार्ट में है और ध्यान देना 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपने करना ये है कि मीन डेविएशन का मीनिंग आपको लिखना है। कि मीन डेविएशन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात कि मीन डेविएशन जो है, it is an absolute measure of dispersion। मीन डेविएशन जो है वो एक एब्सोल्यूट मेजर है डिस्पर्सन का। जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उस चैप्टर की शुरुआत में हम लोगों ने देखा सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्वार्टाइल डेविएशन है। आफ्टर दैट हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देन मीन डेविएशन पढ़ना है। तो ये एक एब्सोल्यूट मेजर होता है। ठीक है, अब मीन डेविएशन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? तो मीन डेविएशन इज दी, इसमें आप मीनिंग इसका लिख देना कि मीन डेविएशन इज दी अरिथमेटिक मीन या अरिथमेटिक एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशंस of all the values taken from some average value taken from some average value like mean, या मीन वर्ड ना यूज करके आप एवरेज वर्ड यूज करो। मीन, मीडियन, मोड, etc. of the series ignoring plus or minus signs of the deviations। देखो, जो कैलकुलेशन हम करते हैं उसी को वर्ड में यहाँ पे लिख दिया है। फर्स्ट लाइन आप छोड़ भी दोगे तो चल जाएगा, बट आपने मीन डेविएशन का बस मीनिंग लिखना है कि मीन डेविएशन जो होता है ये एक अर्थमेटिक एवरेज होता है, जो कि अर्थमेटिक एवरेज है ऑफ ऑल द डेविएशंस ऑफ ऑल द वैल्यूज
जिसको हम ले रहे हैं फ्रॉम सम एवरेज वैल्यू, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड। तो सीरीज़ में जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले एक एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज वैल्यू। और ये एवरेज वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मोड हो सकता है। और उससे हम क्या करते हैं, फिर डेविएशन लेते हैं और उन डेविएशंस को हमने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। ये नहीं देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, जस्ट वो वैल्यू लेना है और उसी के साथ हम उसका एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं और इसी को हम मीन डेविएशन के नाम से जानते हैं। यही आपका मीन डेविएशन, ठीक है, उसका मीनिंग, जो कि डिस्पर्सन का एक एब्सोल्यूट मेजर कहलाता है। अब ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन में कहता है कि फॉर्मूला बताइए जब आप मीन डेविएशन निकाल रहे हैं मीडियन से, ठीक है, फाइंड आउट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो जो फॉर्मूला आप यूज़ करोगे उसको आप यहाँ पे लिख लोगे। चूंकि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालने की जहाँ पे बात आ रही है, तो देखो सीरीज़ वाइज अलग अलग होता है, इंडिविजुअल सीरीज़ में अलग है, डिस्क्रीट सीरीज़ में अलग है, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में अलग है, बट यहाँ पे कोई भी सीरीज़ मेंशन नहीं है, तो आप कोई सा भी एक फार्मूला लिख सकते हैं और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालने का फार्मूला आप लिख दो, इज इक्वल्स टू D/F। या इंडिविजुअल सीरीज़ में बात करो तो आप इंडिविजुअल सीरीज़ का फॉर्मूला भी लिख सकते हो, अपॉन n। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। और इस फॉर्मूले में अगर हम बोलें कि d क्या है, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो d निकलेगा वो हमारा होगा x माइनस m। जो भी वैल्यू दिया हुआ है सीरीज़ x में, उसको पहले तुमने मीडियन निकाल लेना है उस सीरीज़ का, और फिर उस मीडियन के वैल्यू से आपको उसका डेविएशन निकालना है और वहाँ पे प्लस माइनस साइन को इग्नोर करते हुए हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के फॉर्मूले में उसको पुट कर देंगे और हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकल आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला, मतलब सेट बी के क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन में पूछता है illustrate positive and negative correlation with scatter diagram। आपको नेगेटिव और पॉजिटिव कोरिलेशन निकालने के लिए कह रहा है और वो भी स्कैटर डायग्राम के साथ। तो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो आप ये बात समझ लो, कोरिलेशन को जब हम ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन डायरेक्शन कैटेगराइज करते हैं तो दो भागों में कर पाते हैं। और पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब हो गया कि व्हेन टू वेरिएबल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, then the scatter diagram will be upward rising from left to the right। ठीक है, इतना लंबा आप नहीं भी लिखना चाहें, अवॉइड करना चाहें कर सकते हैं, एक लाइन में भी आप बात लिख सकते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब हो गया कि जब दो वैल्यूज, दो वेरिएबल्स आपस में ऐसे संबंधित हों कि वो चेंज हो रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। और यहाँ पे अगर स्कैटर डायग्राम में इस रिलेशनशिप को दिखाया जाए तो आपको डायग्राम मिलेगा अपवर्ड राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट।
अब इसको बनाने के लिए तुमने x और y एक्सिस ड्रॉ करना होगा और x वेरिएबल और यहाँ पे y वेरिएबल, ठीक है। थोड़ा इधर बनाते हैं। ये काम आप स्केल से प्रॉपर्ली कर सकते हैं। x और y एक्सिस पे हम y वेरिएबल लेते हैं और x एक्सिस पे x, ठीक है। तो है क्या कि दोनों वेरिएबल हमारे सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो स्कैटर डायग्राम हमारा अपवर्ड राइजिंग होगा फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। तो इस तरह से आप डॉट्स का इस्तेमाल करोगे फॉर मेकिंग द स्कैटर डायग्राम, जहाँ पे ये सारे डॉट्स हमारे अपवर्ड राइजिंग डायरेक्शन में हैं। और कोरिलेशन को r से डिनोट करो और यहाँ पे आप वैल्यू भी लिख सकते हैं +1, बिकॉज हमारे सारे डॉट्स बिल्कुल परफेक्टली अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो आप वैल्यू यहाँ पे +1 लिख सकते हैं। सब ऑप्शनल है, बस ये डायग्राम बनाना कंपलसरी है और मीनिंग लिखना कंपलसरी है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ये आपके ऊपर है। एंड दिस इज द पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक उसी तरह से नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो यहाँ पे आप लिखेंगे व्हेन, इसके मीनिंग में व्हेन टू वेरिएबल्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, then the scatter diagram will be downward sloping from left to the right। याद रखिएगा, नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब हुआ कि जब दो वेरिएबल्स आपस में कुछ इस तरह से संबंधित हों कि दोनों में जो भी चेंज हो रहा है वो ऐसे हो रहा है कि एक वेरिएबल जो है वो अगर बढ़ रहा है तो अगला घटे, यानी कि दोनों में जो भी चेंज हो रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस तरह से दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। और इसको जब हम डायग्रामेटिकली दिखाएंगे तो स्कैटर डायग्राम हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जहां पे आप दिखा सकते हैं r इज इक्वल्स टू -1, बिकॉज सारे डॉट्स बिल्कुल परफेक्टली 1 बाय 1 करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वहां पे आप वैल्यू -1 लिख सकते हो, ठीक है। और ये हो गया आपका स्कैटर डायग्राम विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन विथ स्कैटर डायग्राम, जो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और उसका कंप्लीट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है मेंशन एनी 3 डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर के 3 डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं बेस ईयर के, वो हमसे पूछे जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। और नंबर भी मेंशन कर दिया है कि सिर्फ 3 ही बताने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 और उसका आंसर हो गया आपका 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। आप लिखोगे बिल्कुल अच्छे से, कोई सा भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो, बहुत सारे हो सकते हैं, बट हम यहाँ लिखेंगे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बेस ईयर। एंड सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखेंगे वो है कि जो आपका बेस ईयर है, एज फार एज पॉसिबल द बेस ईयर शुड बी नॉर्मल ईयर।
अब यहाँ पे बेस ईयर शुड बी नॉर्मल ईयर का क्या मतलब हो गया? तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि इट शुड बी द वन विदाउट अप्स एंड डाउन्स। मतलब एक ऐसा समय आपका बेस ईयर होना चाहिए जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स नहीं हुए हों, जिसमें आपके ग्रुप्स ऑफ वेरिएबल्स जो हैं, जो डेटाज अवेलेबल हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब चेंज ना हुआ हो, आप उसी को एज बेस ईयर लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाले ईयर को बेस ईयर ले लेते हैं तो फिर आपका कैलकुलेशन भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कंपैरिजन भी आपका एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा। तो एज पॉसिबल आपको ये करना, एज फार एज पॉसिबल आपको ये करना है कि बेस ईयर आपका एक नॉर्मल ईयर ही होना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर आप लिख सकते हैं कि द बेस पीरियड ऑफ एनी इंडेक्स नंबर इज अपडेटेड। ठीक है, जो भी बेस ईयर होना चाहिए किसी भी इंडेक्स नंबर के कैलकुलेशन में, चूंकि बेस ईयर का इस्तेमाल इंडेक्स नंबर के कैलकुलेशन में करते हैं, तो बेस ईयर ऑफ एन इंडेक्स नंबर शुड बी अपडेटेड। उसके जो भी डेटा वगैरह होने चाहिए वो अपडेटेड होने चाहिए, सो दैट कि बेस ईयर की मदद से हम जब कैलकुलेशन करते हैं, बेस ईयर को जब हम बेस मान के उसकी तुलना कर रहे होते हैं, तो फिर इस केस में बेस ईयर जो है उसके वैल्यूज़ अगर अपडेटेड नहीं होंगे तो अगेन वही बात है, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी, एग्जैक्ट आपको चेंज नहीं समझ में आएगा कि किस तरह का चेंज आपको करंट ईयर में मिल रहा है कंपेयर टू द बेस ईयर। इफ़ बेस ईयर इज नॉट अपडेटेड देन, सो दैट शुड बी अपडेटेड। उसके अलावा द बेस ईयर शुड नॉट बिलोंग टू फार इन द पास्ट। द बेस ईयर should not belong to too far। बेस ईयर जो होना चाहिए ना, वो आपका कोशिश ये करनी चाहिए कि टू फार इन द पास्ट, मतलब बहुत पुराना साल अगर आप बेस ईयर ले लेते हो, बहुत पास्ट का कोई ईयर जो है वो पास्ट में बिलोंग करता हुआ कोई समय, और उसको अगर आप बेस ईयर ले लेते हो तो फिर यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो कोशिश ये करना होता है कि बहुत पास्ट के साथ जो ईयर रिलेटेड हो उसको हम बेस ईयर न माने, क्योंकि वहाँ पे डेटाज आपके बहुत पुराने हो जाते हैं और समय के साथ आपको हर चीज़ में इतने चेंजेस नज़र आते हैं कि अगर आप बहुत पुराना डेटा ले लोगे तो फिर आपके कैलकुलेशन में बहुत सारी गड़बड़ियाँ होने के चांसेस भी होते हैं। देन दैट शुड नॉट बिलोंग टू फार इन द पास्ट, बहुत पुराना भी नहीं होना चाहिए। और ये 3 पॉइंट्स में आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। एक बार और बता दूं तो आप कोई से भी पॉइंट्स लिख लोगे, यहाँ पे मुझे आपको बताने थे तो मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स बताए। ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आप इन्हीं को रटें, आप इनकी जगह पे कोई भी और 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है इलस्ट्रेट द मीनिंग ऑफ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के मीनिंग को इलस्ट्रेट करने के लिए कहा जा रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 12 में। सिंपल है, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अब ये जो प्रोग्राम है फूड फॉर वर्क, ये एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, गरीबी दूर करने के लिए इंडिया में लॉन्च करी गई थी। और जैसा कि नाम से पता लग ही रहा है कि ये प्रोग्राम आपका ऐसा प्रोग्राम था जहाँ पे वर्कर्स को, पर्टिकुलरली लेबरर्स को फूड दिया जा रहा था काम के बदले में। काम उनको दिया जा रहा था सो दैट कि वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, और काम के बदले में उनको फूड दिया जा रहा था। दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1977 और उसके बाद इसमें थोड़े से चेंजेस आए थे, और देन नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम करके आपका प्रोग्राम आया 2001 में। वापस से इसको रिस्ट्रक्चर करते हुए इस प्रोग्राम को पुनः लॉन्च कर दिया गया 2001 में। तो
तो आप इसको लिख सकते हो कैसे, तो आप इसके बारे में लिख दो लॉन्च्ड ईयर इज 1977 to 1978। आप लिख सकते हो रीस्ट्रक्चर्ड एंड रीलॉन्च्ड in 2001। नाउ आप इसके मीनिंग के बारे में लिख दो व्हाट इट वाज। सो दिस प्रोग्राम प्रोवाइड्स फूड this program provides food in exchange of work done by लेबरर्स। जो लेबरर्स थे, वर्कर्स थे, उनके द्वारा जो काम किया जा रहा था, उन काम को कंप्लीट करने के बदले में, काम करने के बदले में उनको फूड दिया जा रहा था इस प्रोग्राम के अंतर्गत। ये प्रोग्राम जो था, आप मीनिंग में ये लिख सकते हो, उसके बाद आप एक और अलग से ऐसे स्ट्रक्चर बना के थोड़े स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख सकते हो कि व्हाट वाज द एम। देन द एम बिहाइंड दिस प्रोग्राम वाज टू एलिविएट पॉवर्टी, गरीबी दूर करने के लिए, पॉवर्टी, बाय प्रोवाइडिंग फूड एंड वर्क टू दी पुअर। गरीब लोगों को काम देना और काम के बदले में अनाज देकर गरीबी को घटाने के उद्देश्य के साथ नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1977 से 78 में। और इसका एम वाकई में यही था कि जो आपके बहुत ज़्यादा पॉवर्टी प्रोन एरियाज़ हैं, वैसे क्षेत्र जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, उन एरियाज़ में लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कराना, सो दैट कि उनको फूड मिल सके और फूड प्रोवाइड कराते हुए उनको उनकी गरीबी के हालात से बाहर लाना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था इस प्रोग्राम का। ये प्रोग्राम 1977 से 78 में आया था और वापस से इस प्रोग्राम को थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करके इसको दोबारा से रीलॉन्च कर दिया गया था और इसका नाम रख दिया गया था नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। पहले था ये सिर्फ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, बट जब 2001 में आया देन इसका नाम हो गया नेशनल फूड फॉर वर्क, और जिसके नाम के अकॉर्डिंग उसका मतलब है और पर्पस जो है वो बस इतना लिख देना आपके लिए काफ़ी रहेगा, चूँकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। देन मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मेंशन एनी 3 डिफरेंसेस, कोई भी 3 अंतर बताइए। मेंशन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। आपसे ह्यूमन और फिजिकल कैपिटल के बीच में डिफरेंसेस पूछे जा रहे हैं और वो डिफरेंसेस आप कोई भी 3 पॉइंट्स में बता सकते हो। तो ये हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल और द ह्यूमन कैपिटल। तो क्या है वो अंतर, वो आप यहाँ पे बता सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में, अदरवाइज आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंतर की बात करें अगर, तो जो सबसे पहला डिफरेंस है फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में, तो फिजिकल कैपिटल क्या है, इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। द फर्स्ट डिफरेंस इज इट इज used to produce goods and services। ठीक है,
ये वो प्रोग्राम है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया, ये वो कैपिटल है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे तो ये जो होता है इसको यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि ये इंक्रीज करने में मदद करता है। इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन कैपिटल की मदद से गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जा सकता है, जबकि फिजिकल कैपिटल को हम गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक सबसे पहला अंतर है दोनों ही टाइप ऑफ कैपिटल में। नेक्स्ट डिफरेंस जो है, फर्स्ट तो हो गया आपका, नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो फिजिकल कैपिटल होता है वो मार्केट में बिकता है। फिजिकल कैपिटल इज सोल्ड इन द मार्केट। फिजिकल कैपिटल जो है वो मार्केट में बेचा जाता है, जबकि ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे तो इट इज़ नॉट सोल्ड, ओनली द सर्विसेज। ये जो है ना ह्यूमन कैपिटल, इसको बेचा नहीं जाता है। इट इज़ नॉट सोल्ड इन द मार्केट, या इट इज़ नॉट सोल्ड in the market, but the services, जो सर्विस है, जो सेवा है ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमंस के थ्रू वो सर्विसेज जो होते हैं ना, द सर्विसेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल आर सोल्ड। सर्विसेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल आर सोल्ड। मतलब पूरा का पूरा जो फिजिकल कैपिटल है वो खरीदा बेचा जाएगा, मशीन है वो खरीदी बेची जाएगी, ठीक है। बट ह्यूमन कैपिटल जो है, चूँकि वो ह्यूमंस के साथ इनबिल्डेड है, तुम ऐसा कह सकते हो, चूँकि वो क्या है, तो ह्यूमन कैपिटल तो एक तरह का स्टॉक है ना, नॉलेज का, एफिशिएंसी का, स्किल का, तो वो डायरेक्टली खरीदा बेचा नहीं जाता है। बट जो सर्विसेज होते हैं ह्यूमन कैपिटल के, वो ज़रूर खरीदे और बेचे जाते हैं। तो वो एक अंतर हो गया आपके ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में। फिजिकल कैपिटल के बारे में और है कि इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल कैपिटल आर सेपरेबल। इसको आप सेपरेट कर सकते हैं किसके किसके साथ, तो फिजिकल कैपिटल को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल। फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल मतलब जो इसका बेस है ना, उसके साथ हम इसको अलग कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ ह्यूमन कैपिटल आर नॉट सेपरेबल। ये सेपरेट नहीं हो सकते, नॉट सेपरेबल फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल। इसके प्रिंसिपल के साथ हम इसको बिल्कुल भी सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप सोचोगे कि ह्यूमन अलग कर दें और उसका नॉलेज अलग कर दें, उसका स्किल अलग कर दें, तो नहीं कर सकते। जबकि फिजिकल कैपिटल को हम सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट कर सकते हैं एज इन जो उसका बेस है हम उसके साथ उसको बांट सकते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल के साथ आप ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते हैं। सो ये भी एक अंतर है ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के बीच में। तो इस तरह से आप 3 पॉइंट्स, एक तो आप इसका मीनिंग भी लिख सकते हो, वो भी एक अंतर हो जाएगा, और आप एग्जाम्पल वगैरह भी दे सकते हैं, वो भी एक डिफरेंसेस हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके डिफरेंसेस हो जाते हैं फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में। एनी 3 लिखना है, यू कैन ऑल्सो राइट एनी ऑफ 3 डिफरेंसेस बिटवीन देम। और यहाँ पे मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर आपको ये भी लिखने हैं तो आप इसको भी पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें, तो ये भी आप लिख सकते हैं अगर एग्जाम में आता है देन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है वो कंप्लीट। और अब ग्रुप बी के लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 14, और देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है व्हाट इज तन्वा प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 उसमें पूछ रहा है व्हाट इज तन्वा प्रोजेक्ट, इलस्ट्रेट। ठीक है, एक कोई प्रोजेक्ट है जिसका नाम है तन्वा और आपसे पूछा जा रहा है कि ये तन्वा प्रोजेक्ट होता क्या है, इसके बारे में बतलाइए।
तो जो प्रोजेक्ट है तन्वा, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले तो जान लें, तो इसके बारे में हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। पॉइंट वाइज आपको लिखना ना आपका आंसर के प्रेजेंटेशन को काफ़ी क्लियर बनाता है, सो क्लैरिटी देता है पॉइंट वाइज आंसर करना। आप भी कोशिश करें कि आप बिल्कुल इसी तरह से आंसर करें। और सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म लिख लें हम। सो फुल फॉर्म इज तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर कॉल्ड तन्वा। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है इसका फुल फॉर्म है तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। दिस प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड आप ऐसा करके लिख सकते हो, नेम है ना, आप लिख सकते हो इनिशिएटेड कब हुआ था, स्टार्ट। तो दिस प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन लेट 1980s। लेट 1980s में तमिलनाडु में देयर वाज अ प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ था, और इस प्रोजेक्ट का जो मीनिंग था या जो इसका पर्पस था वो था द एम बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट वाज कि तमिलनाडु की जो वुमेन है उनको ट्रेन करना, ट्रेन वुमेन इन मॉडर्न टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर के मॉडर्न टेक्निक के साथ उनको ट्रेन करना, एज वेल एज एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, या आप कह सकते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि किस तरह से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, फार्मिंग के उस तरीके को हम अपना सकते हैं सो दैट कि हम अपने इन्वायरमेंट को भी हार्म ना करें। तो इस तरह से तमिलनाडु के फीमेल्स को ट्रेन करने के लिए एक प्रोग्राम लाया गया था इन लेटेस्ट और मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक के साथ और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ। इससे क्या हुआ, इट इनकरेज्ड वुमेन टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन raising agricultural productivity and family income. It promotes women of Tamil Nadu to participate in raising agricultural productivity and family income। देखो क्या प्रोग्राम था ये, तो इस प्रोग्राम का नाम है तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, जो कि लेट 1980s में तमिलनाडु में स्टार्ट करी गई थी। इस प्रोग्राम का जो एम था वो था, या इस प्रोग्राम का जो मीनिंग है वो था कि तमिलनाडु की विमेन को ट्रेन करना विद द मॉडर्न टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, और साथ ही साथ उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह की भी ट्रेनिंग देना था, सो दैट कि इस प्रोग्राम के तहत वुमेन को इनकरेज किया जा रहा था कि वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ाए। और काफ़ी हद तक इस प्रोजेक्ट ने तमिलनाडु की विमेन को प्रमोट किया कि वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ा सकें, सो दैट कि वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा पाएँ और जो फैमिली इनकम है उसको भी वो क्या करें, प्रमोट कर सकें। और इस तरह से इस प्रोजेक्ट को 1980s में शुरू किया गया और ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु में चला। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाता है, और क्वेश्चन नंबर 14 के खत्म होते ही ग्रुप बी हमारा फिनिश होता है। ग्रुप बी में भी 7 क्वेश्चंस होंगे टोटल, जिनमें से हमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस के आंसर को करना है। अब नेक्स्ट क्लास में ग्रुप सी के क्वेश्चंस, जो कि थोड़े डिटेल क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चंस है, कैलकुलेशन वगैरह उसमें हमको करना है, तो उन क्वेश्चंस को हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।